कहानी है ऑटो शंकर की। तमिलनाडु या मद्रास उस वक्त जब था, अब तो चेन्नई है। तो ये मद्रास का उस वक्त तक का सबसे खूंखार किलर था। इसके नाम से ही लोगों में दहशत आ जाती थी। हालांकि ऑटो शंकर इसका नाम नहीं था, इसका नाम था गौरी शंकर। ऑटो शंकर क्यों पड़ा ये आगे आपको कहानी में पता चलेगा। तो कहानी गौरी शंकर की है। 1955 में तमिलनाडु में एक वेल्लोर जगह है, वहाँ पे गौरी शंकर पैदा होता है। इसके बाद लगभग ये जब 15-20 साल का होता है तो वेल्लोर से निकलकर रोज़ी रोटी की तलाश में मद्रास पहुंचता है। मैं मद्रास इसलिए कहूँगा कि उस वक्त मद्रास ही नाम था। तब मद्रास में भी जो आज चेन्नई है, जिसमें आज आबादी काफ़ी बढ़ गई है, उस वक्त वैसा नहीं था और सब कुछ बड़ा कूल सुकून था। ये मद्रास पहुंचता है और शुरुआती जो नौकरी करता है ये एक पेंटर के तरह तौर पे काम करता है। तो इसे अलग अलग चित्रकारी के असाइनमेंट मिलते हैं, वो करता था। कुछ उसमें ये भी कहते हैं कि फिल्मों के पोस्टर में भी इसने हाथ आजमाए, वो भी इसने पेंट किया। धीरे धीरे ये सब कुछ चल रहा था, इसकी लाइफ भी नॉर्मल थी। अचानक इसके बाद तमिलनाडु में एक ऐसी चीज़ होती है जिससे इसकी ज़िंदगी बदल जाती है। जब ये मद्रास में था और अपनी पेंटिंग का काम करके गुजारा करता था, अपने भाई और भाई का एक साला था, भाई का नाम था मोहन। उसी दौरान में राज्य सरकार ने तमिलनाडु में शराबबंदी का ऐलान कर दिया। सरकार ने अच्छी नीयत से इसका ऐलान किया था, लेकिन उसका रिएक्शन लोगों में बड़ा गलत हुआ और सरकार के ख़िलाफ़ लोग होने लगे। तो फिर ये पता चला कि हो सकता है सरकार ना गिर जाए, तो सरकार को वापस शराबबंदी लेनी पड़ी। लेने के बाद लेकिन अब दूसरा गुट खड़ा हो गया, ख़ासतौर पे महिलाएं। उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया था, लेकिन शराबबंदी से हमारे पतियों का और बाकी का वो जो है वो सुधर रहे थे, फिर आपने इसको वापस ख़त्म कर दिया। तो कुछ ही वक्त के बाद सरकार ने फिर दोबारा शराबबंदी लगा दी। जब शराबबंदी लगाई तो मद्रास में और तमिलनाडु में एक अजीब चलन शुरू हो गया, वो था शराब की तस्करी का। अब वहाँ ख़ासतौर पे मद्रास में वो एक ताड़ी, एक जो ताड़ के पेड़ से निकलती है, लोग पीते हैं। बिहार में भी काफ़ी होता है, ये साउथ में भी है। तो ताड़ी पे भी बैन, तब स्मगलिंग शुरू हो गई। इसी दौरान में गौरी शंकर जो अब तक पेंटर के काम कर रहा था, उसने देखा कि उसके साथ के कुछ लोग शराब तस्करी में उतर गए और डेली अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी थी। तो इसने कहा कि जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए मैं भी इस धंधे में उतर जाता हूँ। उसके बाद ये भी उस धंधे में उतर गया। अब पुलिस और बाकी सारी चीज़ें थी, तलाशी होती थी, चेकिंग होती थी। तो वहाँ पे एक जो गैंग काम कर रहा था, उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने कहा कि ऑटो में रख के हम लोग शराब की तस्करी करेंगे, क्योंकि ऑटो शहर के हर इलाके, हर गली से गुजरती है और एक आम ट्रांसपोर्ट है पब्लिक के लिए। और ऑटो में तलाशी बड़ी कम होती है, क्योंकि मुसाफिर बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपने कहीं पे भी ऑटो में छुपा लिया। और उस वक्त ये नया नया ट्रेंड था, तो पुलिस तक भी ये बात नहीं थी। तो ऑटो शंकर, जो गौरी शंकर था, उसने कहा कि ठीक है, ऑटो से तस्करी करते हैं। उसके बाद अब उसने ऑटो ले लिया। अब ऑटो में वो शराब की तस्करी करने लगा। पहली बार इस तरीके से वो जुर्म की दुनिया में कदम रखता है। शराबबंदी का फ़ायदा उठाया, शराब की तस्करी करके डबल 3 गुना 4 गुना पैसे पे बेचने लगा, मुनाफा कमाने लगा। लेकिन ये दूसरे गैंग के लिए काम करता था। धीरे धीरे फिर इसने अपने भाई मोहन को, मोहन के एक और साला है, उसके अलावा दोस्त, तो ये 4-5 लोग मिल गए और इन्होंने अपना गैंग बना लिया। अब इन्होंने कहा कि हम खुद अपनी तस्करी करेंगे। ये तस्करी करने लगा। इस बीच में पैसे आए, फिल्मों का शौक़ था, फिल्मों के पोस्टर भी बनाता था। और फिल्मों की वजह से इसे डांस, गाने, इन सब का भी शौक़ शुरू हुआ। तो ये उस वक्त मद्रास में कुछ बार थे, वहाँ जाता, डांस बार में जाता, छोटे छोटे इलाकों में। और इसी दौरान में डांस बार में जाने के दौरान इसने जब वहाँ का पूरा माहौल देखा, तो पहली बार इसके दिमाग में आया कि शराब तस्करी के अलावा धंधा फैलाना चाहिए। तो उसने कहा कि अपना डांस बार तो नहीं, लेकिन लड़कियों का धंधा शुरू कर सकते। और इसके बाद चूँकि वहाँ पे आसपास दूर दराज गाँव से बहुत सारी ऐसी उस ज़माने में लड़कियाँ थीं जो रोज़ी रोटी की तलाश में चेन्नई पहुँचती थीं। कई ऐसे माँ बाप थे उस वक्त, ये बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई थी, जो वहाँ पे एक शादी के लिए दहेज नाम की बड़ी बुरी प्रथा थी उस दौर में भी। तो वो दहेज देने की हालत में नहीं होते, लड़कियां जो है वो कुंवारी बैठी रहती, शादी होती नहीं। तो कई शहर भेज देते, कुछ गरीबी की वजह से अगर अपनी बेटियों को बेच तक डालते।
और ऐसे लोगों, शहर के जो बहुत सारे ऐसे गिद्ध भरी नज़र लेके बैठे रहते थे, जो लड़कियों का सौदा करते थे, वो उन्हें ख़रीद लेते, किसी बार में बिठा देते, किसी कोठे पे ले जाते। तो ऑटो शंकर को इस धंधे के बारे में भी पता चला और धीरे धीरे फिर वो शराब की तस्करी के साथ इस धंधे में उतर आया। उसने एक इलाके में अपना एक लॉज लिया, उस लॉज में उसने लड़कियों को रखना शुरू किया, उनसे धंधा कराना शुरू किया। इसके अलावा एक और इलाका लिया जहाँ पे वो लड़कियों को ऐसे लाता और रखता। इसी दौरान एक डांस बार में जहाँ ये हमेशा जाता था, वहाँ एक लड़की थी जिसको देखकर इसको उससे मोहब्बत हो गई। उस लड़की को भी इससे मोहब्बत हो गई। थोड़ा वक्त बीता, एक दिन अचानक पता चला कि वो लड़की जो है वो किसी और लड़के के साथ डांस बार से भाग गई है। जब ये बात ऑटो शंकर को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उस लड़की पे फिदा था। इसके बाद उसके लोग, क्योंकि अब तक वो इस लड़कियों के धंधे में भी उतर चुका था, वो सारे लोग उसे ढूंढते हैं और आखिरकार उस लड़की और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे ये अपने इलाके में लाता है जहाँ ये रहता था, और वहाँ पे लाने के बाद उस लड़की को तब तक पीटता है जिससे ये प्यार करता था, जब तक वो दम नहीं तोड़ देती। उसके बाद उस लड़के के सामने पहले वो उस लड़की की जान लेता है और फिर उस लड़के को जिंदा जला देता है। लड़की की लाश को अपने इलाके में दीवार में सीमेंट से चुनवा देता है। लड़के की लाश पूरी तरह से आग जब जल जाती है, उसके बाद जो बाकी बचा कुचा था उसको ले जाकर समंदर में फेंक देता है। ये उसका पहला हीनियस क्राइम था, कत्ल, और एक साथ दो, उस लड़की का और उसके दोस्त का। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है, गौरी शंकर का नाम बढ़ता जाता है, उसके पूरे जुर्म की दुनिया में उसका एक दबदबा हो गया, एक रुतबा हो गया, और लोग उससे डरने लगे। इस बीच में इसने ये भी देखा कि इस धंधे को और ऊंचा ले जाने के लिए पुलिस, पॉलिटिशियन, इनकी हेल्प ज़रूरी है। फिर थोड़े दिन में ये भी हुआ कि शराबबंदी वापस ले ली गई, तो शराब का काम उतना था नहीं। अब ये लड़की के धंधे में उतर आया और शराब का बाकी इलीगल तरीके से चल ही रहा था। फिर इसके नेताओं के साथ उठने बैठने हो गए, पुलिस वालों के साथ हो गए। बिना पुलिस की मिली भगत के किसी शहर में कोई स्मगलिंग, तस्करी या इस तरह का इलीगल अवैध कोठा चलाना नामुमकिन है। तो जाहिर सी बात है कि गौरी शंकर ने इन सबको अपना हथियार बनाया, उनको पैसे दिए, उनकी ख्वाहिशें पूरी की। फिर एक दौर आया कि उसने नेताओं की कमज़ोरी पकड़ी और जो उसके गैंग में सारी लड़कियां थी, उसने एक एक कर उन लड़कियों को नेताओं के पास भेजना शुरू किया। इससे नेताओं तक उसकी पहुंच और ज़्यादा बढ़ने लगी। वो होशियार इतना था कि कई बार जो नेता उसके पास आते, जो लड़कियां उनके साथ भेजता, उनकी तस्वीरें और बाकी चीज़ें भी खींच लेता, ताकि आगे चल के कभी वो मुश्किल में पड़े तो वो नेता उसके काम आए। कई पुलिस वालों के साथ भी उसने ऐसे ही किया और बाकायदा डायरी मेंटेन किया। कई ऐसे फंक्शन होते थे जब उसको, तो नेता, पुलिस वाले उसके घर पे आते थे। तो धीरे धीरे उसका कद दबदबा बढ़ने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी 1988 के आसपास मद्रास में एक एक कर लड़कियों के गायब होने की खबर आने लगी। पुलिस के पास लोग जाते, रिपोर्ट लिखाते, लेकिन होता कुछ नहीं। पुलिस ये समझाकर भेज देती कि माँ बाप ने भेज दिया होगा, दहेज के लिए पैसे नहीं होंगे, तो लड़कियां अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई होंगी या किसी कोठे पे होंगी, और गायब होने का मतलब ये नहीं है कि वो मार दी गई होंगी। ये समझाकर घर वालों को भेज देते। लेकिन धीरे धीरे 1988 में एक साथ 9 लड़कियों के गायब होने की कहानी जब सामने आई और उनके पेरेंट्स ये मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि हमारी कोई दहेज की समस्या नहीं थी, हमने अपनी बेटी को किसी को नहीं भेजा, और वो सब अचानक गायब हुई हैं। वो यही मद्रास में काम करती थी, लौट आती थी, लेकिन एक एक कर सब गायब हो गई। लेकिन पुलिस गौरी शंकर के एहसान तले दबी थी। जो केस था, पुलिस ने उसको धीरे धीरे गुमराह करना शुरू कर दिया और ये कहकर सारे केस लगभग बंद करने लगी कि ये सब लड़कियां अपनी मर्जी से गई हैं, ये सब कहीं किसी के साथ भाग गई हैं। और इसका जो इलाका था वो था, मद्रास में एक जगह है पेरियार नगर। तो जब भी किसी दुश्मन को मारना होता, किसी नेता को ओबलाइज करना होता पुलिस वाले को, तो पेरियार नगर मतलब गौरी शंकर का गढ़ के तौर पे जाने लगा था।
तो 9 लड़कियों की गुमशुदगी एक बड़ा मामला, एक मद्रास जैसे शहर से गायब, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है और कोई सुनवाई नहीं है। लड़की के रिश्तेदार, माँ बाप सब परेशान हैं। इसी दौरान में 2-3 घटनाएं होती हैं। एक पेरियार नगर में और एक एलबी रोड पर इसका अपना अड्डा था, कोठा था, जहाँ पे लड़कियों को रखता था ये। एलबी नगर में 3 लड़के आए एक दिन इसके कोठे पर, और वो तीनों लड़के वहाँ पे की एक लड़की को अपने साथ शहर घुमाने के लिए ले जाना चाहते थे। लड़की ने गौरीशंकर से पूछा, गौरीशंकर के जो बाकी चेले थे उनसे पूछा, इन्होंने मना कर दिया कि तुम लेकर नहीं जा सकते। इस पे वो लड़के फैल गए, हाथापाई हुई। गौरीशंकर को इतना घमंड और गुरूर था अपने इस पूरे धंधे पे और अपनी ताकत पे कि उसने फिर उन तीनों लड़कों को पीटना शुरू कर दिया, और तब तक पीटा जब तक कि वो तीनों मर नहीं गए, और कई लोगों के सामने। वो चाहता था कि उसकी दहशत हो इलाके में, और लोग भी और लड़कियों के अंदर भी। सिर्फ इसी दहशत को कायम रखने के लिए उन 3 लड़कों को, जो एक लड़की को अपने साथ शहर घुमाने के लिए कुछ घंटे ले जाना चाहते थे, इस बात पे उसने मारा। और तीनों को पीटने के बाद इनकी लाश को पेरियर नगर ले गया, और वहाँ पे इसने दीवार में चुनवा कर और ऊपर से सीमेंट डालकर और हमेशा के लिए उसको दबा दिया। ये चीज़ें चल रही थी। उधर 9 लड़कियों की गुमशुदगी की जो बातें थी वो धीरे धीरे करके एक एक बार उठती थी, लेकिन पुलिस दबा देती थी, क्योंकि इसमें यह भी है कि पुलिस को शायद जानकारी थी कि इन लड़कियों की गुमशुदगी के पीछे कौन है, लेकिन पुलिस गौरीशंकर के खिलाफ जाना नहीं चाहती थी उस वक्त की मद्रास पुलिस। लेकिन इसी बीच में इन 3 लड़कों की मौत के बाद अब 3 लड़कों की गुमशुदगी की भी बात आ गई, और उनके दोस्तों ने बाकायदा बयान दिया, जो बात जिनसे मिलकर वो आखिरी बार गए थे, कि वो एलबी रोड गए थे, फलाने जगह गए थे। फिर कुछ लोग थे जिन्होंने दबी जुबान में बताया कि वहाँ मारपीट हुई थी और किसने मारा, बाकायदा नाम भी लिया, लेकिन पुलिस ने तब भी कुछ नहीं किया। कुछ दिन बीतते हैं इस घटना को। उसके बाद अचानक वहीं एक शराब की दुकान के पास से एक गुजराती लड़की गुजर रही थी, जो एक स्टूडेंट थी, मद्रास में पढ़ने के लिए आई थी। तो जब वो गुजर रही थी तो अचानक वहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा, अंधेरा था। एक ऑटो में उसको किडनैप करने की कोशिश की जाती है। लड़की को बाकायदा जबरन उठा भी ले जाता है ऑटो में बैठाकर, और उसके बाद उसको ले जाया जा रहा होता है, लेकिन लड़की हिम्मत दिखाती है, किसी तरह वो ऑटो से कूद जाती है, और कूद कर फिर बदहवास पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन जाकर कहानी सुनाती कि वो ऐसे से गुजर रही थी और वहाँ पे कुछ लोग थे और जिन्होंने उसको अगवा करने की कोशिश की। जब ये खबर आई तो उससे पूछा गया कि आपने और कुछ, तो उसने बताया कि हाँ, उस जिस ऑटो में किडनैप करने की उसको कोशिश की गई, जो 3 लोग थे, वो एक नाम ले रहे थे जो ऑटो चला रहा था। तो उन्होंने पूछा क्या नाम ले रहे थे, तो उसने कहा ऑटो शंकर। कहते हैं कि ये पहली बार था जब रिकॉर्ड पे दस्तावेज के तौर पर ऑटो शंकर का नाम पुलिस के केस में दर्ज हुआ। अब तक वो गौरी शंकर था, ऑटो शंकर नाम से कोई वाकिफ नहीं था। अब पुलिस की मजबूरी थी, लड़की ने बयान दिया था, तो पुलिस क्या करे। लेकिन फिर भी पुलिस ने अब भी अपना फर्ज नहीं निभाया, ये जानते हुए कि अटेम्प्ट टू किडनैप का केस था और वो सब कुछ भाग कर आई थी। लेकिन फिर दबाव पड़ता है, और उसके बाद कुछ दिनों बाद पुलिस ऑटो शंकर को पहली बार 27 जून 1988 को गिरफ्तार कर लेती है, 27 जून 1988 को। लेकिन कमाल ये देखिए कि इसकी गिरफ्तारी के बाद ऑटो शंकर को जमानत भी मिल जाती है, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार तो करती है अपनी गर्दन बचाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से केस को अदालत में रखना चाहिए था पुलिस ने रखा नहीं, क्योंकि हर पुलिस अफसर, हर नेता ज़्यादातर उस वक्त ऑटो शंकर के या तो एहसान तले दबे थे या फिर उनके राज ऑटो शंकर के पास थे, क्योंकि वो उन्हें लड़कियां सप्लाई करता था। अब पुलिस और पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से जमानत तो मिल गई, वो बाहर आ गया, और इत्तेफाक से उस वक्त तमिलनाडु में उथल पुथल भी, अचानक पॉलिटिकल जो उथल पुथल चल रहा था राजनीतिक तौर पर, एमजी रामचंद्रन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। बहुत ही फेमस एमजी रामचंद्रन, फिल्मों में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया, पॉलिटिक्स में भी। मुझे याद है उनकी वो टोपी पहनकर फ़ोटो अक्सर आप देखेंगे। तो एमजी रामचंद्रन चीफ मिनिस्टर थे। विपक्ष और सरकार के बीच में कुछ खींचतान चल रही थी,
और आखिर में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में जो सरकार थी उसने वहाँ पे एमजी रामचंद्रन की सरकार को बर्खास्त कर दिया और गवर्नर रूल लगा दिया, तो राज्यपाल शासन वहाँ पे आ गया। तो अब ये जो 9 बच्चियाँ जो गायब थी लड़कियाँ, इधर ये लड़की जिसको गुजरात को किडनैप करने की कोशिश की गई और उसको गिरफ्तार करने के बाद भी ज़मानत मिल गई, ये सारे लोग अब उस वक्त गवर्नर रूल था जो कि राज्यपाल शासन, पीसी अलेक्जेंडर तब गवर्नर थे तमिलनाडु के। तो पुलिस और पॉलिटिशियन से हार कर आखिरकार इन्हें लगा कि कुछ शायद हमारी गवर्नर मदद करें, तो ये जितनी भी पीड़ित फैमिली थी 9 लड़कियों की, ये पीसी अलेक्जेंडर गवर्नर के पास पहुंचती है 1988 में, और पहुंचने के बाद अपनी पूरी कहानी बताती हैं कि हमारी 9 लड़कियां इतने दिनों से गायब हैं और पुलिस इस मामले में कोई तफ्तीश नहीं कर रही है, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही है। पीसी अलेक्जेंडर इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, बाकायदा डीजीपी को बुलाते हैं, डीजीपी को कहते हैं कि आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाइए और हमें इन 9 लड़कियों का सच जानना है। अब पुलिस के ऊपर डायरेक्ट पहली बार प्रेशर था, ये नहीं था कि आपको नहीं करना है। पुलिस की एक टीम बनती है और इस टीम में ये होता है कि ये लड़कियां कहाँ से कैसे मिल सकती हैं। तो जाहिर सी बात है हर पुलिस वाले को मालूम था, जो उसमें कुछ ईमानदार थे, उन्होंने कहा कि इसमें हो ना हो ऑटो शंकर का नाम हो सकता हाथ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऑटो शंकर के बारे में पता करें। अब ऑटो शंकर के बारे में उस वक्त एक पुलिस कांस्टेबल था आरी, जो ऑटो शंकर के पूरे इतिहास को, पूरी कुंडली को जानता था, और वो ये भी जानता था कि कौन कौन से पुलिस वाले करप्ट हैं, किन किन के साथ उसका उठना बैठना है, कौन से नेता हैं, मतलब वो हर राज जानता था। तो ये टीम बनी, जो टीम के हेड थे, उन्होंने उस कांस्टेबल के बारे में पता किया, उसको बुलाया और उसको कहा कि तुम इस टीम का हिस्सा बनो और तुम ऑटो शंकर के बारे में जानकारी दो, उसकी सारी खबर दो। आरी नाम के इस कांस्टेबल ने ज़बरदस्त हेल्प की, पुलिस की सारी इन्फॉर्मेशन दी, और इसी के बाद जब उसकी सारी चीज़ें सामने आई तो कहा गया कि ऑटो शंकर को अब गिरफ्तार करेंगे। इसके बाद पहले ऑटो शंकर के लोगों को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू किया गया, और इनमें जो सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, जो ऑटो शंकर का भाई था मोहन, उसका साला था एल्डिन। एल्डिन को पुलिस ने उठाया, उसकी अच्छी खासी ठुकाई हुई। उसके बाद कहा गया कि तुम या तो सरकारी गवाह बन जाओ और या फिर तुम मारे जाओगे। एल्डिन टूट गया, उसने सारी जो ऑटो शंकर की कहानी थी वो पुलिस के सामने रखी। इसके बाद फिर पुलिस ऑटो शंकर, उसके भाई, इन सबको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद पहली बार अगले दिन अखबार में मद्रास की खबर छपती है, और उसके अगले दिन पूरे हिंदुस्तान में वो खबर छपती है कि ऑटो शंकर जो है वो कैसा एक सीरियल किलर था। क्योंकि गिरफ्तारी और एल्डिन की गवाही के बाद पेरियर नगर में जाके जब तलाशी ली जाती है, कई दीवारें जब खोदी जाती हैं, तो टोटल 6 कंकाल मिलते हैं। वो जिस लड़की को, जो डांस बार में काम करती थी, जिसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे मार के चुनवा दिया गया था, उस लड़की की लाश 1.5 साल के बाद मिलती है। इसके अलावा जो समंदर में बहा दिया गया, उसकी कहानियां सामने आती हैं। तो पूरा जो चेन्नई था उस वक्त, पूरा मद्रास था, वो दहल उठता है। पुलिस फिर पेरियर नगर में ऑटो शंकर के घर की तलाशी लेती है। वहाँ से उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में ज़्यादातर जो नाम थे वो पुलिस वालों के थे या पॉलिटिशियन के थे। बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिलते हैं नेताओं और पुलिस वालों के साथ। उस डायरी में ये भी मेंशन था कि कब किसको कितने पैसे देने हैं। जिन पुलिस वालों के नाम थे, उन पुलिस वालों में से कुछ को सस्पेंड किया गया, लेकिन जो बड़े बड़े अफसर थे उनको बचा लिया गया। जिन नेताओं के नाम थे, उन नेताओं को साइड कर दिया गया। रिपोर्ट उस वक्त ले रहे थे पीसी अलेक्जेंडर, जो गवर्नर थे, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल सर्किल में भी खलबली मच गई, और आखिरकार फिर ये हुआ कि चलो बहुत सारे नेताओं के नाम दबा दिए गए, और पुलिस मामले की जांच कर रही थी, तो पुलिस ने भी अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ भला किया, अपने कुछ बड़े बड़े अफसरों के भी नाम दबा लिए, छोटे मोटे कुछ अफसरों पे गाज गिर गए। इनमें जो सबसे बड़ा अफसर था जिसको सस्पेंड किया गया था, वो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, जिसको पहले लंबी छुट्टी पे भेजा गया, बाद में सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद ऑटो शंकर को कोर्ट में पेश किया जाता है। ऑटो शंकर फिर जिरह के दौरान एक दिन कहता है, क्योंकि अब कहानी सारे सामने आ चुकी थी, ऑफिशियली 6 कत्ल का मामला ऑटो शंकर और उसके गैंग के ऊपर लगता है, लेकिन जो 9 लड़कियों का मामला था जिसको लेकर पुलिस ने पूरी तफ्तीश की थी,
उन 9 लड़कियों के बारे में ऑटो शंकर ने ये कहा था कि वो सब मारी जा चुकी हैं, लेकिन उनकी लाशें कहीं से नहीं मिली। तो उसने बताया कि उसका जो सबसे बड़ा शौक था वो ये था कि कत्ल के बाद लाश को जलाना और फिर बाकी हिस्सा समंदर में, जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ, उस समंदर में फेंक देना ताकि दूर दूर तक कभी किसी के हाथ न लगे। तो वो 9 लड़कियाँ भी उसने कबूल किया, लेकिन उन 9 लड़कियों के जो सबूत और बाकी चीज़ें थी वो पुलिस जुटा नहीं पाई। तो 6 कत्ल के मामले में मुकदमे चले। इसी मुकदमे के दौरान 1990 में अचानक ऑटो शंकर जेल, चेन्नई सेंट्रल जेल में था, वहाँ के 3 वार्डन और कुछ जो जूनियर स्टाफ थे उनकी मिली भगत से जेल से भाग जाता है। भागने के बाद वो पहुँचता है उड़ीसा। बाद में फिर वहाँ पे खलबली मच जाती है, इतना बड़ा क्रिमिनल, उसको उड़ीसा से गिरफ्तार किया जाता है। ये तो एक पहलू था। दूसरा ये था कि जो उसका भाई था मोहन, ये भी एक दिन जेल से भाग जाता है। और मोहन जब भागता है तो मोहन मिलता है पुणे में, पुणे से पकड़ाता है वो 6 महीने के बाद फरारी के। बाद में जब जांच होती है तो पता चलता है कि ये सब मिली भगत है जेल के अंदर। और कहते हैं कि ऑटो शंकर जब तक जेल में रहा तो जेल में भी उसकी ज़िंदगी वैसे ही शाही अंदाज में गुजरती थी। हर वो चीज़ जो चाहता था वो जेल में मुहैया थी। उस ज़माने में, ये 90s की बात है, सेलफोन, वीडियो, जो आजकल सोशल मीडिया पे, ये सारी सहूलियत नहीं थी, तो वो सच्चाई बाहर नहीं आती थी। लेकिन कहते हैं कि उसमें बाद में इंक्वायरी भी हुई, जब वो जेल से भागा उसके बाद जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये थी कि पूरा जेल स्टाफ उसकी सेवा के लिए हमेशा मुस्तैद रहता था, क्योंकि वो उनको बदले में पैसे दिया करता था। तो हर आराम आसाइश उसे जेल में मुहैया थी, और यहाँ तक कि जेल स्टाफ उसको जेल से भगाने में भी मदद किया। लेकिन वो पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद फिर कोर्ट की निगरानी में ये हुआ कि अब उसको ज़्यादा आप सुरक्षा के अंदर रखेंगे, तो सुरक्षा के अंदर रखा गया। फिर 31 मई 1991, 31 मई 1991 को, चूँकि वो एक बाले जुर्म भी कर चुका था ऑटो शंकर, कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। ऑटो शंकर, उसके साथी एल्डिन, शिवाजी, इन तीनों को सजाए मौत दी जाती है। और इसके अलावा जो इसके बाकी साथी थे उनमें से कुछ को 6 साल और कुछ को उम्र कैद की सज़ा मिलती है। उम्र कैद की सज़ा पाने वालों में एक ऑटो शंकर का भाई मोहन भी था। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में जाता है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। चूँकि मीडिया ट्रायल और पूरे देश में जो इसकी कहानियाँ आई थी उससे लोग गुस्से में भी थे, तो कोर्ट का फैसला जल्दी जल्दी आता है। सारे कोर्ट, जो लोअर कोर्ट का फैसला था उस फैसले पे ही कायम रहते हैं। उसने उम्र कैद में बदलने की अर्जी लगाई थी, वो मना कर दिया जाता है। हाई कोर्ट भी उसकी फांसी को बरकरार रखता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसकी फांसी को बरकरार रखता है। आखिर में मामला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। मर्सी पिटीशन के लिए उसने दया याचिका दाखिल की। तब प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के पास जब ये रहम की अपील आई तो उन्होंने ऑटो शंकर को रहम देने से मना कर दिया उसके जुर्मों को देखते हुए। तो जब उन्होंने उसकी रहम या दया याचिका या मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया, इसके बाद फांसी का रास्ता साफ हो गया। 27 अप्रैल 1995 सलेम सेंट्रल जेल में ऑटो शंकर को फांसी दे दी गई, और उसकी फांसी की खबर अगले दिन पूरे तमिलनाडु में फ्रंट पेज पे थी। और इस तरीके से चेन्नई या मद्रास कहें कि उस वक्त के सबसे बड़े खूंखार सीरियल किलर की कहानी ख़त्म हुई। लेकिन कमाल ये था कि उसकी फांसी के बाद भी जो पेरियर नगर में जहाँ पे ये बसता था, जहाँ ये रहता था, उसके आसपास जितनी बस्ती में लोग रहते हैं, उनकी नज़र में ऑटो शंकर एक बहुत अच्छा इंसान था। उनका कहना था कि हमेशा मदद करता था। उसने शादी की, उसकी बीवी और बेटे भी, और उसका लोगों के प्रति बड़ा दूसरा नज़रिया था। तो उन्हें यकीन नहीं था कि ऑटो शंकर इस तरीके का शख्स निकल सकता है। लेकिन घर से निकले कंकाल, दीवारों से बाहर निकले कंकाल, जिंदा जला दिए गए लोग, समंदर में फेंके गए लोग, वो सारी कहानियाँ जब सामने आईं तो फिर धीरे धीरे ऑटो शंकर के बारे में सच सामने आया। लेकिन पेरियर नगर के लोगों की नज़र में ऑटो शंकर शायद इतना बुरा नहीं था। बाद में इसीलिए उसके ऊपर फिल्म भी बनी, और आज भी तमिलनाडु में ऑटो शंकर का नाम जो है एक दहशत का ही नाम है। तो 27 अप्रैल 1995 को ऑटो शंकर की कहानी ख़त्म हुई जब वो फांसी के फंदे पे झूला था।
इस कहानी में एक चीज़ और भी है कि ऐसे क्रिमिनल जो है, अगर पुलिस और पॉलिटिशियन का इनको की हेल्प ना मिले, इनका सर पे हाथ ना हो, तो इनको आसानी से दबोचा जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। लेकिन ऑटो शंकर ने यही दुखती रख पकड़ी, उसने नेताओं को ओबलाइज किया, नेताओं के राज रखे, पुलिस वालों को पैसे दिए, और इसी वजह से ऑटो शंकर के जुर्मों को देखकर भी पुलिस ने अनदेखी की, नेताओं ने अनदेखी की। लेकिन 9 लड़कियों के गायब होने का मामला जिस तरीके से उनके फैमिली ने उठाया, उसकी लड़ाई लड़ी, गवर्नर तक गए, वो ऑटो शंकर के ख़िलाफ़ गया, जिसकी वजह से उसे उसके जुर्मों की सज़ा मिली। तो ये थी कहानी चेन्नई या मद्रास कहें कि सबसे बड़े सीरियल किलर उस वक्त के ऑटो शंकर की।